नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट पर। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि हमने इसके पूर्व जो हमारा वीडियो था उस पर हमने बात किया था, जो हमारी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं उनका जो 2025 का बोर्ड एग्जामिनेशन होना है, परीक्षा होनी है, तो उसमें से क्या कैसे आना है उस पे हम उस विषय में बात किए थे। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे जो हमारे कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, इंटर के जो हमारे बच्चे हैं, सामान्य हिंदी में कौन से प्रश्न आएंगे, कहां से प्रश्न आएंगे, जो आपको कंफ्यूजन होता है कि आखिर किस जगह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। काफी बच्चे पढ़ते रहते हैं लेकिन सामान्य हिंदी वाले यह सोचते हैं कि प्रश्न कहां से पूछा जा सकता है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि और भी जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। तो आइए चलते हैं, टाइम ना व्यतीत करते हुए अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम बताते हैं, सर्वप्रथम क्लास 10th में हमने बताया था कि 70 नंबर का टोटल हमारा जो परीक्षा होती है, जिसमें से 20 नंबर हमको ओएमआर शीट पर और 50 नंबर हमको लिखित रूप में देना पड़ता है कॉपी पर। लेकिन उसी जगह जब हम इंटर में आते हैं, 12th में आते हैं, 12वीं का एग्जाम देते हैं, बोर्ड परीक्षा देने जाते हैं, तो उस जगह पर हमारा जो ये एग्जाम होगा या एक पेपर 100 नंबर का होता है। हिंदी का जो पेपर होगा वो 100 नंबर का आपको पूर्णांक होता है, जिसमें से 50-50 नंबर के दो भाग आपके बांटे जाते हैं, खंड आ और खंड बा। आइए अब पहले हम समझते हैं खंड आ का। खंड का जो है, इसमें सर्वप्रथम जो प्रश्न होगा, आपके 5 प्रश्न आते हैं हिंदी गद्य के इतिहास से। जी हाँ, जिस प्रकार हम क्लास 10th में कक्षा 10 में आपके हिंदी गद्य से इतिहास का आता है, वैसे ही ठीक उसी प्रकार एक एक नंबर के 5 प्रश्न आपके आते हैं हिंदी गद्य के इतिहास से। हिंदी गद्य के इतिहास से जो हमारा युग है शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, इसमें से प्रमुख कृतियां कौन सी हैं, प्रमुख लेखक कौन से थे, उनकी धाराएं क्या थी, उनकी विधाएं क्या थी आदि का वर्णन पूछा जा सकता है। जो एक नंबर के प्रश्न होते हैं अति लघुत्तरी में आते हैं और आपको एक शब्द या एक लाइन के अंदर उनका उत्तर देना होता है। ठीक इसी प्रकार हिंदी पद्य में से भी, पद्य के इतिहास में से आपके 5 प्रश्न आते हैं जो एक एक नंबर के लिए आपसे पूछे जाते हैं। हिंदी पद्य इतिहास में से आपको भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और नई कविताओं आदि से प्रश्न पूछा जाता है। इसमें प्रमुख कृतियां, जो रचनाकार हैं, उनकी रचनाएं, उनकी भाषा शैली और समय अवधि आदि के बारे में पूछा जा सकता है। अब इसके साथ फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो तीसरा प्रश्न होगा वो कैसा होगा? जो हमारा तीसरा प्रश्न होता है वह हमारे ही जो पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य है, उनमें जो हमारे पाठ है उनमें से गद्यांश हमारा आता है और उसमें से हमारे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए हमें 2-2 नंबर मिलते हैं, यानी कि हमारा जो हिंदी गद्यांश है उसमें से आपके 10 नंबर का हिंदी गद्यांश आता है, आपको पढ़ना होता है। अब वह संबंधित हो सकता है कि उसमें आपको संदर्भ भी लिखना हो सकता है, आपको व्याख्या करनी हो सकती है। हिंदी जो गद्यांश है उसमें रेखांकित अंश होगा, उसकी व्याख्या करनी पड़ सकती है। किसी एक शब्द का आपसे पर्यायवाची या वाक्य प्रयोग या आदि पूछा जा सकता है, किसी शब्द का अर्थ आदि पूछा जा सकता है। यह हिंदी गद्यांश में है। ठीक इसी प्रकार हिंदी पद्यांश में भी आपके 5 प्रश्न आते हैं, जो आपको एक प्रश्न के लिए 2-2 नंबर प्राप्त होते हैं। टोटल या पूरा आपको हिंदी पद्यांश में आपको 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। 5 प्रश्न होंगे, उसमें भी ठीक उसी प्रकार संदर्भ, व्याख्या, काव्य संदर्भ के तत्व भी पूछे जा सकते हैं कि उपरोक्त में कौन सा अलंकार है, या हो सकता है कहां पर आपका रस है, कौन सा रस पाया जा रहा है आदि का वर्णन किया जा सकता है। एवं इसी के साथ साथ उसकी आशय को भी पूछा जा सकता है। 5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं।
फिर इसी के साथ हम आगे पढ़ते हैं हमारे पांचवें प्रश्न पर। तो पांचवा प्रश्न हमारा जो आता है, पांचवें प्रश्न में हमारे दो प्रश्न होते हैं, का और खा। पांचवें के का जो होता है वह हमारा पाठ्यक्रम में निर्धारित जो हमारे लेखक हैं उनके ऊपर होता है, लेखक का साहित्यिक परिचय। और दूसरा जो होता है पांचवें का खा, वह रचना जो हमारे रचयिता हैं, जो कविकार हैं, उनका साहित्यिक परिचय होता है, जो आपको 5-5 नंबर जिसको आपको मिलता है, जिसको आपको 80 नंबर में लिखना होता है। अब ध्यान से समझिएगा, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में काफी बच्चे गलत कर देते हैं। जीवन परिचय क्लास 10th में आपके जो कक्षा 10 के बच्चे हैं उनको जीवन परिचय पूछा जाता है, और इसी के साथ साथ जो हमारे कक्षा 12 के बच्चे हैं आप सबसे साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। साहित्यिक परिचय में उनका संक्षिप्त जीवन का वर्णन करना होता है, जन्म, मृत्यु, माता पिता, पुत्र पुत्री आदि का, एवं आपका अधिकतर जो फोकस होगा आपको जो लिखना है वह होता है उनके साहित्यिक रचनाओं पर। उन्होंने हमारे हिंदी जगत में कौन सी रचना दी है, उनका योगदान क्या रहा है, उनका समय काल क्या रहा है, किस युग के कवि या लेखक रहे हैं आदि तरीके का वर्णन करके, और उनकी विचारधारा कैसी रही है, हिंदी जगत में किस विचारधारा से वो आए हैं, और उन्होंने क्या क्या हमारे हिंदी जगत को प्रदान किया है, वो लेखक हैं तो या कवि है तो उन्होंने क्या प्रदान किया है आदि का वर्णन अधिक रूप में करना होता है। वरना कई बार देखा गया कि कुछ बच्चे जो साहित्यिक जीवन परिचय है इसको भी जीवन परिचय के रूप में लिख के चले जाते हैं और उनका नंबर कट जाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे हिंदी गद्य और पद्य के बाद हमारे जो कक्षा 12 के बच्चे हैं इनमें कुछ कहानियां भी होती हैं, जिनमें आपका 6वां प्रश्न जिसका होता है। 6वें प्रश्न में आपके उन जो कहानियां हैं उसका उद्देश्य या सारांश पूछा जा सकता है। उसमें आपके पूरे संपूर्ण कहानी का या तो उद्देश्य पूछा गया होगा कि उपरोक्त कहानी का क्या उद्देश्य था, या आपसे सारांश पूछा जा सकता है, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलते हैं, 5 नंबर प्राप्त होते हैं। आप अगर सही ढंग से लिखते हैं तो 5 नंबर आपको प्राप्त होंगे। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं अपने 7वें प्रश्न की ओर। तो आइए, जैसा जिस प्रकार का कक्षा 10 में खंड काव्य से प्रश्न पूछे, खंड काव्य का प्रश्न आता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जो कक्षा 12 में भी खंड काव्य दिया होता है, उसका ही प्रश्न हमारा 7वां प्रश्न है, खंड काव्य। अब जैसे अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग खंड काव्य हैं, प्रतापगढ़, लखनऊ, बदायूं और झांसी आदि के लिए जो निर्धारित खंड काव्य है वह है सत्य की जीत। तो प्रतापगढ़ वाले बच्चे जो अगर हमारे वीडियो देख रहे हैं, लखनऊ वाले आदि बच्चे जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो ध्यान दें, आपके जिले के लिए जो निर्धारित खंड काव्य है वह है सत्य की जीत। और अगर कोई जिले का बच्चा हो जिसको थोड़ा सा दिक्कत हो कि उसके जिले में कौन सा निर्धारित है, तो वह अपने हिंदी के अध्यापक से संपर्क कर सकता है, या आपको नहीं पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने जिले, अपना नाम और अपने जिले का नाम आप कमेंट करें और हम आपके कमेंट पे रिप्लाई करेंगे कि आपके जिले के लिए कौन सा खंड काव्य निर्धारित किया गया है। तो जैसा कि बात करते हैं सत्य की जीत, जो प्रतापगढ़, लखनऊ आदि के जिले के लिए निर्धारित है, जिसके लेखक है हमारे श्री द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी, उनके द्वारा यह कृत खंड काव्य है, यह हमारे जिले के लिए निर्धारित है, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलते हैं। अब हम बढ़ते हैं खंड खा की ओर या खंड बा की ओर, जो दूसरा हमारा पार्ट होगा हमारे एग्जाम का। उसमें कहां से प्रश्न आते हैं। अब इसी के साथ साथ अब हम बढ़ते हैं हमारे संस्कृत की ओर। सर्वप्रथम जो हमारा 8वां प्रश्न होगा, 8वें का पहला प्रश्न होता है, वह संस्कृत गद्य के गद्यांश होगा। संस्कृत में गद्यांश होगा, उसका संदर्भ और व्याख्या करना होगा। संदर्भ के लिए आपको 2 नंबर और व्याख्या के लिए 5 नंबर आपको मिलते हैं। टोटल आपका होता संपूर्ण नंबर 7 नंबर आपको मिलता है। ठीक इसी प्रकार संस्कृत पद्य से भी आपका श्लोक आया होगा, जिसकी संदर्भ के लिए आपको 2 नंबर और व्याख्या
और अनुवाद करने के लिए आपको 5 नंबर मिलता है। संदर्भ में ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता है, आपको जो हमारा संस्कृत का टाइटल होगा, जो लेखक और जिसके द्वारा लिखा या कहां से लिया गया आदि का वर्णन किया जाता है। जैसे आप लिख सकते हैं कि उपरोक्त संस्कृत गद्यांश, या अगर श्लोक है तो पद में है तो श्लोक है तो उपरोक्त में आप लिखिए सीधा कि उपरोक्त संस्कृत पद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के अनिवार्य संस्कृत के फला नामक, जो भी आपका टाइटल है, नामक पाठ शीर्षक से अवतरित है। ऐसा भी आप साधारण रूप में लिख सकते हैं, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएगा, और इसी के साथ फिर उसकी आपको व्याख्या करनी होगी, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर। तो 9वां प्रश्न हमारा आता है लोक उक्तियों एवं मुहावरे से। जो हमारी लोक उक्तियां और मुहावरे हैं, या भी हमारे हिंदी में पूछा जाता है, जो 1-1 नंबर के प्रश्न होते हैं, टोटल 2 नंबर के लोक उक्तियां मुहावरे पूछे जाते हैं। इनका प्रयोग भी पूछा जा सकता है, जैसे कि आपका कहा जाए ऊंट के मुंह में जीरा, यानी ज्यादा को थोड़ा प्राप्त होना। अब इसका कैसे आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, सीधा सा कि रोहित 10 रोटी खाता है, उसको 1 रोटी देना तो ऊंट के मुंह में जीरे देने के बराबर है। ऐसे ही आपको साधारण से उसकी व्याख्या करनी है कि उसका तात्पर्य क्या है, और साथ में ही उसका वाक्य प्रयोग भी करना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर। तो 10वां प्रश्न जो हमारा अपठित गद्यांश है, जिसको अंग्रेजी में अनसीन पैसेज भी आप कहते हैं। अपठित गद्यांश क्या है, या किसी को नहीं पता, कोई एक कहानी नुमा एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, एक गद्य खंड दिया जाएगा, उसमें एक छोटी सी कहानी होती है जिसको आपको पढ़ना होता है, और उससे निर्धारित उसके आधार पर ही कुछ आपसे प्रश्न किए जाते हैं उस कहानी में, जिसके उत्तर आपको देना होता है। उसके लिए आपको 5 अंक प्राप्त होते हैं। अब इसके साथ 11वें का पहला जो हमारा है वह होगा शब्दों में सूक्ष्म अंतर। 2 शब्द दिए होंगे, उनमें कुछ अंतर होगा, उनको आपको स्पष्ट करना होगा। जैसे तर्क और वितर्क, सुनने में एक जैसा लगता है, सूक्ष्म अंतर है, लेकिन इसके अर्थ में काफी अंतर हो जाता है। ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको छोटे छोटे जो है वहां पर फर्क रहेंगे, और उसी को आपको बताना होगा कि उनमें क्या डिफरेंस, क्या अंतर है। अब 11वें का खा जो होगा अनेकार्थी शब्द। एक शब्दों के लिए अनेक जो अनेकार्थी शब्द पूछे जाएंगे, जो 1-1 नंबर के होंगे, जो 2 नंबर आपको टोटल मिलेंगे। इसी के साथ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे जो रात्रि में भ्रमण करता हो, निशाचर, या जो दिखाई न देता हो, अदृश्य, जो कभी न मरे, अमर। आज जिसको ऐसे ही तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है, वो प्रश्न पूछे जाएंगे, उनको आपको अर्थ बताना, उनको एक शब्दों में आपको लिखना होगा। अब वाक्य में त्रुटि मार्जन, आपको कोई वाक्य दिया गया होगा जिसमें लिंग, वचन या आदि संबंधी कोई त्रुटि होगी। जैसे सीता खाना खाता है। अब यहां पर सुनने में लग रहा है कि सीता तो स्त्रीलिंग है, लेकिन खाता जो है, खाता शब्द या पुल्लिंग में जा रहा है, तो यहां पर लिंग संबंधी त्रुटि है, उसको सही करना है कि सीता खाना खाता है, नहीं सीता खाना खाती है। ठीक ऐसे ही प्रकार वहां पर उन शब्दों में कुछ त्रुटियां होंगी जिसको आपको सही करना पड़ेगा, और वहां पर बताना पड़ेगा कि कौन सी त्रुटि थी, जो आपको 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। और इसी के साथ साथ 2 नंबर के लिए प्रश्न आपका 12वां जो प्रश्न है वह काव्य सौंदर्य तत्वों से पूछा जाएगा, रस, छंद और अलंकार से पूछा जाएगा। काव्य सौंदर्य के तत्व में जो पहला आता है रस, वह श्रृंगार, करुण, हास, वीर और शांत रस पूछा जाएगा। क्लास 12 में ध्यान दीजिएगा, श्रृंगार रस, करुण रस, हास रस, शांत रस के लक्षण और उदाहरण पूछे जा सकते हैं। और जो दूसरा जो अलंकार में, शब्द अलंकार में बात करें तो अनुप्रास, यमक, श्लेष,
के लक्षण पूछे जा सकते हैं और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान एवं संदेह अलंकार आपसे पूछा जा सकता है। उसके उदाहरण और उसके आपके संके लक्षण पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं हम छंद में। तो छंद जो हमारा मात्रिक छंद, चौपाई, दोहा, रोला, सोटा, कुंडलिया आदि से उसके उदाहरण या आपका उसकी पहचान आदि के बारे में पूछा जा सकता है। अब इसी के साथ साथ ये प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के आपके आते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पत्र लेखन पर। पत्र लेखन एक आएगा जिसको जिसका 3 टॉपिक हो सकता है। सर्वप्रथम टॉपिक हो सकता है आपका नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र, जैसे कि आपको कहीं पर जॉब करना है, कहीं पर आपको कार्यरत होना है, आपको वहां पर कार्य पाना है, तो आप वहां के जो मैनेजर है, जो वहां के प्रबंधक है या वहां के जो बड़े अधिकारी हैं, उनको आपको एक पत्र लिखना है और उसमें अपनी क्वालिफिकेशन, अपना जो सर्वोच्च आपने क्या क्या किया है, अपनी उपलब्धियों के बारे में जानकारी देकर किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उस पद को लिखना होता है आदि। इस प्रकार आपको लिखा जाएगा। यह है आपका आवेदन पत्र नौकरी के लिए। अब इसके बाद आते हैं नियुक्ति के लिए। अब आते हैं बैंक में किसी भी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति हेतु। जब आप लोन लेने जाते हैं तो बैंक में आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, यानी एक प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। तो वह कैसे लिखा जाए, तो उसके लिए भी उसके ऊपर भी आपसे पूछा जा सकता है। या अपने ग्राम में सफाई के, अपने गांव में यानी ग्राम में साफ सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखकर सूचना देना और सफाई के लिए बताना। ऐसे इसमें संबंधी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसको आपको पत्र के माध्यम से लिखना पड़ेगा, कि दिखाना पड़ेगा कि पत्र कैसे लिखा जाता है। अब आइए हम बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर, जो हमारा प्रश्न है निबंध। आखिरी हमारा जो 17वां प्रश्न 14वां प्रश्न होगा वह है निबंध से। आपसे पूछा जाएगा निबंध कहां कहां से आ सकता है, किस बिंदु पर आ सकता है, उसका जो टॉपिक है क्या हो सकता है, उसका विषय क्या हो सकता है। वह है विज्ञान संबंधित, आधुनिक युग संबंधित, समाज या राजनीतिक, और इसी के साथ ट्रैफिक नियमों का पालन करने और समाज को कैसे सुधारा जा सके आदि से संबंधित आपका विषय हो सकता है, जिसपे आपको अपने शब्दों में निबंध लिखना होता है, जिसके लिए आपको पूरे 9 नंबर प्राप्त होते हैं। अब इसी के साथ जैसा कि हमने पूरे प्रश्न को समझा और हम लोगों ने जाना कि आखिर जो हमारी कक्षा 12 के जो बच्चे हैं, जो 2025 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, उनसे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आदि के ऊपर हमने जाना और देखा, समझा। अब इसी के साथ साथ यदि आप जो बच्चे हमारे विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं, उनका इस विषय में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका उत्तर हम अगले वीडियो में या कमेंट बॉक्स में आपको अवश्य देंगे। और इसी के साथ साथ चलिए हम विदा लेते हैं आज के लिए, और एक बार पुनः आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।